हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि 16 दिसंबर को जो सीडीपी का पेपर आया था, फर्स्ट शिफ्ट का आपको पता है पेपर हुआ था। उसमें जो सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब आंसर की के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कौन से क्वेश्चन थे और उनका क्या आंसर रहने वाला है। ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं जो कि 16 दिसंबर को आपके आए हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो 16 दिसंबर के क्वेश्चन सीडीपी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बालक जिन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिन प्याजे के अनुसार मानी गई है जिसके अनुसार बालक प्रतीकात्मक खेल खेलना पसंद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बालक में निम्न योग्यताएं बताई जा सकती है। तो क्वेश्चन के क्रमांक आपके आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे जैसे हमको क्वेश्चंस मिले उनके आंसर हम आपको बता रहे हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बालक में निम्न योग्यताएं बताई जा सकती हैं। इसका आंसर होगा बहुबुद्धि के द्वारा योग्यताओं में निष्पादन किया जा सकता है। बहुबुद्धि जो कारक किसने दिया था आपको पता है, बुद्धि का कारक किसने किया था, गॉर्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा योग्यताओं का निष्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाइगोस्की के अनुसार क्या है? एक शिक्षिका बालक को आधा प्रश्न हल करने के देती है, इसे पूर्ण करो, और उससे कहती है कि आप इसे पूरा करो। तो इसका आंसर होगा पार्ट करना, इसको बोलते हैं, यानी कि उसको पहले से स्टार्ट कर दिया है, उसको आगे से बेस बना दिया है उसका और उसको पूरा करने को बोल दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, जिन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो ये देखिए आपको यहीं मिल जाएगा, प्रतीकात्मक खेल यहाँ पर आ गया तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसका राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा प्रतीकात्मक खेल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको काफ़ी अच्छे से देख लेना चाहिए। कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर 1 से 2 आंसर आपको वहीं पेपर के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर 4 नंबर बता चुके हैं, इसका प्रतीकात्मक खेल आएगा। 5वां है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है। ऑप्शन काफ़ी सारे थे जिसमें से एक आंसर सही बताना था। नैतिक विकास सार्वभौमिक होता है। तो इनने क्या बताया था कोहलबर्ग ने कि नैतिक विकास है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 था, अध्यापक अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापक अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? अधिगम के द्वारा पूछ रहा है, यानी कि आपको पता है एक अधिगम के लिए होता है, एक अधिगम के द्वारा होता है। तो अधिगम के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थी की गलतियों और उन विद्यालय में ही निवारण के रूप में। शिक्षार्थी जो गलतियां करता है उनका निवारण विद्यालय में ही कर देना चाहिए, क्योंकि अधिगम के द्वारा, अधिगम करने में सीखने में जो कठिनाई हो रही है उसके लिए उसका निवारण के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बालक को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो एक जो शिक्षिका होती है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे। यदि आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है और आपको आंसर आते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया है, हम इसके अंदर आपके क्वेश्चंस को शामिल नहीं कर पाए और आपने 16 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया था, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आंसर आपको आते हैं, यदि आप 16 दिसंबर का एग्ज़ाम देते तो आपका ये आंसर कितने सही होते, इसके अकॉर्डिंग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सभी जो क्वेश्चंस पेपर थे वो हम आपको, जैसे पिछला पेपर था ईवीएस का हम डाल चुके हैं, ये सीडीपी का है, इसके आगे भी फिर क्वेश्चन डालेंगे, तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बालक को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो नियमित कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ उपकरणों का प्रयोग कर। जो नियमित कक्षा होती है उसी के अंदर क्या करना चाहिए, दृष्टिबाधित के लिए वो उपकरण यूज में लेने चाहिए जिससे कि वो आसानी से समझ सके, चीज़ों को पढ़ सके। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ये क्वेश्चन आपके ईवीएस के अंदर भी आया था ब्रेल लिपि का, है ना। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? जो दृष्टिबाधित, जो दिव्यांग होते हैं, दृष्टिबाधित यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है आँखों से, वो किसका उपयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं पढ़ने के लिए। आप आगे एग्ज़ाम दोगे यदि सीटेट का तो आंसर आ सकता है, क्योंकि ब्रेल लिपि के ऊपर ही काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। तो इसमें बिंदु होते हैं 6, और वो बिंदु कैसे होते हैं?
इस प्रकार उन बिंदुओं को मेंशन किया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको इस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है कि वो इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा अक्षर ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वंचित समूह विशेष समुदाय के बच्चों के परिवारों को किस कारणवश दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया। इस कारण उनके बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट गया। इस स्थिति में आप एक शिक्षक होने के नाते उसे कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित करेंगे। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं उनके स्टेटमेंट काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं, ईवीएस के अंदर भी दिए हैं, इसके अंदर भी दिए थे। लैंग्वेज हमने वैसे के वैसे ही सेट करने की कोशिश की है जैसे एग्ज़ाम के अंदर आया था। फिर भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन आंसर उनके सेम मिलेंगे और आप समझ सकते हो उन क्वेश्चंस को सेम तरीके से। वंचित समूह पिछड़े समुदाय के बच्चों के परिवारों को किस कारणवश दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। इस कारण उनके बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट गया। इस स्थिति में आप एक शिक्षक होने के नाते उसे कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित करेंगे। इसका राइट आंसर होगा, उन्हें स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि आप उनकी हेल्प करोगे, उनका सामंजस्य बैठाओगे। जहाँ से वो आए हैं वहाँ उनका किस प्रकार का नेचर चल रहा था, वहाँ कैसे पढ़ाई हो रही थी, उसको कन्वर्ट करोगे अपने विद्यालय में या आपके पास जो आए हैं उनको पढ़ाने में हेल्प करोगे। कहाँ तक उनका सिलेबस पूरा था उसके अकॉर्डिंग उनको समझाने की कोशिश करोगे, किस प्रकार वो समझ के आए हुए हैं, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के सिद्धांत किस नियम का पालन करते हैं। तो ये निरंतर विकास कैसा होता है, हमेशा निरंतर होता है, तो निरंतरता का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको पता चल गया है इस बार जो ईवीएस का था वो भी काफ़ी इजी आया था और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी आए हैं, इतने टफ नहीं आए हैं जैसे पहले आते थे। क्योंकि इस बार आपको पता है समथिंग 27-28 दिन एग्ज़ाम चलने वाले हैं, 16 के बाद में एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है 17 का, तो काफ़ी सारे पेपर बने थे। इसलिए सभी को जो भी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक से पढ़िएगा, जो सब्जेक्ट के थे, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा जो टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आए थे उनकी बात करें, आप जो बच गए उनमें यदि इनमें से आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। जिन प्याजे के से पूछे गए थे, जिन प्याजे की तरफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगोस्की से पूछे गए थे 2 प्रश्न, कोलबर्ग से पूछा गया था 1 प्रश्न और 1 हमने इसमें लिख ही दिया है। बहुबुद्धि के बारे में इसमें पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से भी 3 से 4 प्रश्न आए थे। समावेशी शिक्षा आपको पता है, समावेशी सभी को समान रूप से शिक्षा देने के लिए विशेष बल देती है। मूल्यांकन से भी पूछा गया था, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सभी एग्जामों के अंदर। वंचित बालक से पूछा गया था। विकास के सिद्धांत पूछा गया है, ये पीछे हमने ले लिया है। विकास का सिद्धांत निरंतरता पर निर्भर करता है। बालक से पूछा गया है, चिंतन पूछा गया है, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम के बारे में भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको नेक्स्ट एग्जाम में इन्हीं के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इन टॉपिकों को आपको अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चंस पेपर आ चुके हैं यानी कि 16 का जो आ चुका है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, उसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस आसपास में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि ये पेपर आप देते तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।